सीटेट के एसएसटी पेपर नंबर 2 2026 के 14th क्लास में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। शुरुआत करेंगे इस क्लास से जिसमें हम डिस्कस करते हैं सामाजिक विज्ञान और ये हमारी 14th क्लास है। इससे पहले हमने 13 क्लासेस एनसीईआरटी टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लिया है। इस टॉपिक में इस क्लास में हम लोग वायु यानी कि हवा यानी कि एयर यानी कि विंड इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप सभी जानते हैं आपका जो एग्जाम डेट है वो 6 सितंबर 2026 है। ऐसे में ये जो क्लासेस हैं आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एनसीईआरटी का ये समरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हम सभी जानते हैं हमारा जो वायुमंडल है ये कई सारी गैस का मिश्रण है। ठीक है, डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझते हैं। इसमें 78% जो गैस है वो केवल और केवल नाइट्रोजन है। ठीक है, बाकी के 21% में क्या आता है तो आप कहेंगे ऑक्सीजन आता है, और बाकी का जो 1% बच गया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और भी बहुत सारे धूल, मिट्टी, कंग, बहुत सारे अलग अलग गैसेस जो है वो आती हैं। तो ये हमारे वायुमंडल का कॉम्पोजिशन है, यानी कि ये हमारे एटमॉस्फेयर का जो है वो कॉम्पोजिशन है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी कहता है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कहता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, और ऑप्शन नंबर डी कहता है अपने पास आर्गन। तो हमने अभी जस्ट देख लिया, अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन बोलेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर में सबसे ज्यादा पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे? तो हम ऑक्सीजन बोलेंगे। ठीक है, अगले सवाल को देखेंगे, सवाल नंबर 2 अपने स्क्रीन पे। प्रकाश संश्लेषण जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इसके लिए पौधों को किस गैस की आवश्यकता होती है? हम सभी जानते हैं पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं वो अपनी जड़ से जल लेते हैं, मिट्टी में जो जल होता है वो अपनी जड़ से लेते हैं। ठीक है, सूरज की रोशनी से वो क्या करते हैं? सूर्य की रोशनी लेते हैं और इस तरीके से जो है वो अपना खाना बनाते हैं। और कौन सी हवा लेते हैं, कौन सी गैस लेते हैं, तो ये आपसे पूछा गया है सवाल में। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी कहता है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी कहता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी कहता है हीलियम। तो ये जो आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है, इसके तहत जो हम लोग क्या करते हैं, जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वही पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं, लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे पृथ्वी पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना हुआ है। और इसलिए हमको कहा जाता है पेड़ को हमको क्या करना है? लगाना है। पेड़ अगर नहीं रहा तो ऑक्सीजन भी नहीं रहा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम सांस नहीं लेंगे, हम सांस नहीं लेंगे फिर तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपने आसपास पेड़ लगाना चाहिए। तो ये तो हो गई क्लास के बीच में एक मोरल वैल्यू, बाकी इसको इग्नोर करते हैं और चलते हैं हम लोग इसके आंसर की ओर। तो जब वो लोग फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं जब सांस लेते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन की आवश्यकता किस चीज में होती है? नाइट्रोजन का क्या काम है? नाइट्रोजन को कौन इस्तेमाल करता है? ये आपने कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करनी है। चलेंगे सवाल नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 अपने स्क्रीन पे। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितने परसेंट है? अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया पहले ही क्वेश्चन में कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। आप कहेंगे 21% है, और लीजिए सवाल भी आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस कहलाती है जो पृथ्वी के तापमान को बनाए रखती है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है आर्गन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ओजोन यानी कि आपका O3। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारा CO2, इसका काम क्या है? टेम्परेचर ये मेंटेन करती है और ये हमारे पृथ्वी पे गर्मी पैदा करती है। तो सभी गैसों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड को भी इग्नोर नहीं करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 अपने स्क्रीन पे। बोला गया है कि जब हवा गर्म होती है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, क्या परिवर्तन आता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, वो पहले सिकुड़ती है और भारी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी है वह फैलती है और हल्की हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी है कोई चेंज नहीं होता, और ऑप्शन नंबर डी है कि वह
ठंडी हो जाती है। तो जब हवा गर्म होता है तो क्या होता है कि पहले तो जब हवा गर्म होगी तो वो अपने आसपास जो है वो फैल जाएगी, ठीक है। फैलेगी, जब ऊपर उठेगी तो ऑब्वियस सी बात है हल्की हो जाएगी। हल्की होके वो क्या करेगी, ऊपर उठती जाती है और फिर उस तरीके से जो है वो हवा में मॉइस्चर होता है, यानी कि आर्द्रता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 6 देखेंगे, वायुमंडल में आर्गन गैस का कितना प्रतिशत है। देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 0.3%, ऑप्शन नंबर बी कहता है 0.93%, ऑप्शन नंबर सी कहता है 1.05% और ऑप्शन नंबर डी कहता है 2.01%। तो वायुमंडल में जो आर्गन गैस का प्रतिशत है वो कितना है, तो आप कहेंगे 0.93% है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस हमको सूरज की हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं, जिसको हम लोग यूवी रेज कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं, जो कि हमारे स्किन के, अगर मान लीजिए यूवी रेज है वो क्या करती है, हमारे स्किन में जो भी डिसीज होता है उसको बढ़ाने का काम करती है। तो उससे हमको प्रोटेक्ट कौन करता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है ओजोन और ऑप्शन नंबर डी है हीलियम। तो हम सभी जानते हैं हमारे समताप मंडल में, यानी कि वायुमंडल की जो दूसरी परत है समताप मंडल, इसमें क्या पाया जाता है, एक ओजोन गैस पाई जाती है समताप मंडल के ऊपर वाले परत में, और इस ओजोन को हम लोग O3 कहते हैं, यानी कि 3, ठीक है। और इसी का काम क्या है, ये हमको प्रोटेक्ट करती है सूर्य की हानिकारक किरणों से। जब सूरज की किरण आती है तो ये इसको छान कर प्योरीफाई करके नीचे भेजती है, ताकि हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज से सुरक्षा हो सके। तो ओजोन जो है ये इसका सही उत्तर है। और आजकल ये देखा जा रहा है कि ओजोन लेयर में भी छेद हो रहा है, क्योंकि मनुष्य जो है वो कई सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे कि CFC का प्रयोग हो रहा है, रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली जो गैस होती है, ये सब क्या करती है, ओजोन को डिस्ट्रॉय कर रही है, नुकसान कर रही है। तो हमको क्या करना चाहिए, अपनी एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करना चाहिए, ताकि सभी चीज जो है वो बैलेंस्ड रूप से हमारे इस एनवायरनमेंट में बनी रहे, ठीक है। सवाल नंबर 8 देखेंगे, ठंडी हवा की प्रकृति कैसी है। जब हवा ठंडा होता है तो क्या होता है भाई, गर्म हवा तो हमने सुन लिया कि गर्म हवा जब होगा वो फैलेगी, हल्की होगी और ऊपर उठेगी। ठंडी हवा की का नेचर कैसा होता है, ये सवाल में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, हल्की और ऊपर उठने वाली, तो वही गलत है, ये गर्म हवा की प्रकृति है। ऑप्शन नंबर बी है सघन, यानी कि डेंस और भारी। ऑप्शन नंबर सी है विरल और हल्की, तो हल्का तो बिल्कुल भी नहीं होता। और ऑप्शन नंबर डी है इसमें से कोई नहीं। तो आपकी जो ठंडी हवा की प्रकृति है वो कैसी होती है, सघन होती है। और जब सघन होगी, डेंस होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि कैसा हो जाएगा, भारी हो जाएगा। सवाल नंबर 9 देखेंगे, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम लोग CO2 कहते हैं। ऑप्शन देखिए, 0.03%, ऑप्शन नंबर बी है 0.93%, ऑप्शन नंबर सी है 0.04% और ऑप्शन नंबर डी है 1%। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज पूछा गया है, देखिए ये सवाल भी आ गया आपके वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर में 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि 0.93% कौन सी गैस है, तो आपने देखा आर्गन गैस है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 10 अपने स्क्रीन पे, जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो उस स्थान को भरने के लिए आसपास के क्षेत्रों से कौन सी हवा आती है। ऑप्शन देख लीजिए, गर्म हवा, ठंडी हवा, नम हवा या फिर सूखी हवा। तो मान लीजिए अगर कोई गर्म हवा यहाँ पे रह रही है और वो ऊपर उठ रही है, तो फिर इसकी जगह पे कौन आता है, तो आप कहेंगे इसकी जगह पे जो ठंडी हवाएं हैं वो पहुंच जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 11 देखते पे, हमारा वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर कितनी परतों में विभाजित है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 3, ऑप्शन नंबर बी कहता है 4, ऑप्शन नंबर सी कहता है 5 और ऑप्शन नंबर डी कहता है 6। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वो कुल 5 परतों में विभाजित है और ये कुछ इस प्रकार से है। सबसे नीचे वाले परत को हम लोग क्या कहते हैं, शोभ मंडल कहते हैं, ठीक है। इससे जो ऊपर की परत है इसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं। इससे ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे मध्य मंडल आएगा। मध्य मंडल से ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, बाह्य मंडल आएगा। और बाह्य मंडल से ऊपर जाएंगे तो आपका बहिर्मंडल आएगा। तो ये 5 परतें हैं आपके वायुमंडल
वायुमंडल की। ठीक है, चलेंगे सवाल नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ऑन द स्क्रीन, वायुमंडल की सबसे निचली और महत्वपूर्ण परत कौन सी है? अभी जस्ट बताया सबसे नीचे कौन सी है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी मध्य मंडल और ऑप्शन नंबर डी बहिर्मंडल। तो देखिए जस्ट अभी मैंने आपको बताया सबसे नीचे की जो परत है उसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं, चाहे बारिश हो या तूफान हो, आंधी हो, ओलावृष्टि हो या धुआं हो, फॉग हो, जो भी हो, ये सभी इसी परत में घटती है। चलेंगे सवाल नंबर 13 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाएं, देखिए क्वेश्चन भी आ गया, जैसे वर्षा हो गया, कोहरा हो गई, ओलावृष्टि हो गई, ये किस मंडल में होती है? तो अभी जस्ट मैंने आपको इसका उत्तर बता दिया है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 14 देखेंगे, वो भी अपने ही स्क्रीन पे। पूछा गया हवाई जहाज उड़ने के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सबसे बेस्ट मानी जाती है? तो देखिए आपका जो एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी कहता है मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फेयर, ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आयन मंडल, और जिसको हम लोग थर्मोस्फियर भी कह देते हैं। तो ये आपकी 4 ऑप्शंस हैं। तो जो आपका सही उत्तर है वो आपका होने वाला है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर। ये आपका समताप मंडल है और इसी के जो ऊपर वाली सतह है इस पे हवाई जहाज जो है वो उड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधित कोई भी घटना, बारिश हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान हो जाए, ओलावृष्टि, किसी चीज का यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल नंबर 15 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। ओजोन गैस की परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन गैस जिसको हम लोग O3 कहते हैं, इसका काम क्या होता है? तो ये सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। और किस परत में पाया जाता है ये आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो ओजोन लेयर ये आपका समताप मंडल में होता है और ये क्या करती हैं? तो सूरज की हानिकारक किरणों जिसको हम लोग यूवी रेज कहते हैं, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं, इससे हमारी रक्षा करता है। और ये किस लेयर में पाया जाता है? तो आप कहेंगे दूसरे लेयर में पाया जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 16 देखिए अपने स्क्रीन पे। अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड जिसको हम लोग मेट्रॉइड्स कहते हैं, ये वायुमंडल की किस परत में प्रवेश करते ही जल जाते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर बाह्य वायुमंडल। तो ये जो आपका उल्का पिंड यानी कि मेट्रॉइड्स हैं, ये आपका मध्य मंडल में आके जो है वो जल जाती हैं, क्योंकि ये जो सतह है, ये जो परत है, ये काफी ज्यादा ठंडी होती है। तो इसमें जाके जो आग का गोला है वो जल जाता है और बुझ जाता है। ठीक है, अब सवाल नंबर 17 देख लेंगे। रेडियो संचार यानी कि रेडियो ट्रांसमिशन के लिए वायुमंडल की कौन सी परत उपयोग की जाती है? इस चैप्टर में, इस क्लास में आपका कंप्लीट जो एटमॉस्फेयर है ये रिवाइज हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, देखना है, और कोई डाउट आता है वो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, पूछा गया है कि रेडियो संचार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत उपयोग की जाती है? ऑप्शन देखिए, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल या फिर बहिर्मंडल। तो ये जो आपका रेडियो संचार है यानी कि जो रेडियो ट्रांसमिशन है, इसके लिए जो मंडल काम करता है वो आपका कौन सा है? तो आप कहेंगे बाह्य मंडल यानी कि आयन मंडल भी इसको कह देते हैं। थर्मोस्फियर इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? आपका रेडियो का संचार होता है। सवाल नंबर 18 देखेंगे। वायुमंडल की सबसे ऊपर की परत कौन सी है जहां हवा बहुत पतली होती है और यहाँ पे क्या होते हैं कि हल्के गैसेस भी यहाँ पे फ्लोटिंग करते हैं यानी कि तैरते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, बाह्य वायुमंडल, ऑप्शन नंबर बी है बहिर्मंडल, ऑप्शन नंबर सी है मध्य मंडल और ऑप्शन नंबर डी है आपका समताप मंडल। तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपर की लेयर है उसको हम लोग एग्जॉस्फियर यानी कि बहिर्मंडल कह देते हैं। सवाल नंबर 19 देखेंगे। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है 8 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी कहता है 13 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी कहता है 20 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका 50 किलोमीटर। तो आपकी जो क्षोभ मंडल है इसकी औसत ऊंचाई आपसे सवाल में पूछा गया है। तो चलिए सभी लेयर्स की जो है हम लोग औसत ऊंचाई को डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे क्षोभ मंडल की, तो ये जो आपका क्षोभ मंडल है ये 0 से लेके आपका 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है।
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो आप कहेंगे 13 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। फिर 13 से 50 किलोमीटर तक आपका कौन सा मंडल है, तो आप कहेंगे इसमें आपका जो है वो क्या है, आप कहेंगे समताप मंडल है। ठीक है, अगला देखेंगे 50 से 80 किलोमीटर तक इसमें क्या फैला हुआ है, तो आप कहेंगे मध्य मंडल इसमें फैला हुआ है। ठीक है, ये मध्य मंडल की औसत ऊंचाई है। 80 से 400 किलोमीटर तक क्या फैला हुआ है, तो आप कहेंगे इसके बीच जो है आपका वो बाह्यमंडल फैला हुआ है, और 400 से ऊपर की जो परत है उसको हम लोग बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। तो ये आपको पांचों चीजें जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे शोभ मंडल का पूछा गया था, तो शोभ मंडल का कितना होगा, ऑन एवरेज आपका 13 किलोमीटर जो है वो इसका हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सभी की जितनी भी ऊंचाइयां हैं वो सब आप अपना निकाल सकते हो। ठीक है, सवाल नंबर 20 देखेंगे। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसेस यानी कि जो लाइट वेटेड गैसेस हैं वो अंतरिक्ष में किस परत में तैरती हैं, तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो हल्की गैसें हैं, हल्की जैसे हीलियम हो गया आपका He, हाइड्रोजन हो गया आपका A, ठीक है, तो ये जो है जिनकी परमाणु संख्या क्रमशः 2 और 1 है, ये किस लेयर में फ्लोट करता है, तो आप कहेंगे जो सबसे ऊपर का लेयर है यानी कि बहिर्मंडल में ये तैरती हैं। ठीक है, सवाल नंबर 21 देखेंगे। दिन प्रतिदिन या फिर घंटे दर घंटे वायुमंडल में जो चेंजेस आते हैं, जो बदलाव आते हैं, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, जलवायु, मौसम, तापमान या फिर वायुदाब। तो जो आपका डे टू डे जो चेंजेस आते हैं उसको हम लोग मौसम के नाम से जानते हैं। कभी आंधी, कभी तूफान, कभी बारिश, कभी धूप, जिसको हम लोग वेदर कहते हैं। ठीक है, सवाल देखेंगे अगला, क्वेश्चन नंबर 22 अपने स्क्रीन पे। किसी स्थान की दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय की औसत मौसम स्थिति को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है मौसम, ऑप्शन नंबर बी कहता है ऋतु, ऑप्शन नंबर सी कहता है जलवायु, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका पर्यावरण। तो लंबे टाइम तक जो मौसम की स्थिति होती है इसको हम लोग क्लाइमेट के नाम से जानते हैं यानी कि जलवायु के नाम से जानते हैं। सवाल नंबर 23 देखेंगे, वो भी अपने ही स्क्रीन पे। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसको पृथ्वी रोक लेती है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन देखिए, विकिरण यानी कि रेडिएशन, आतपन यानी कि इंसुलेशन जिसको हम लोग सूर्य ताप भी कह देते हैं, तीसरा है परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन, और फोर्थ है आपका ऊष्मा यानी कि हीट। तो ये जो आपको वो सूर्य की वह रोशनी या सूर्य की वह ऊर्जा जिसको पृथ्वी अपने ही पास रोक लेती है उसको हम लोग इंसुलेशन कहते हैं, सूर्य ताप कहते हैं, आतपन कहते हैं, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। भूमध्य रेखा से जब हम लोग ध्रुवों की ओर जाएंगे यानी कि जब हम इक्वेटर से पोल्स की ओर जाएंगे तो सूर्य ताप की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो ये आपका ग्लोब है और ये आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा। जब हम लोग यहाँ से ध्रुवों की ओर जाएंगे यानी कि ये आपका ध्रुव है, ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे पूछा गया है सूर्य ताप, तो हम लोग गर्म जगह से ठंडे जगह पे जा रहे हैं। तो जब हम लोग ठंडे जगह पे जाएंगे तो ताप क्या होगा, आप कहेंगे घटता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है। तो कई सारे, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, तो अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको चाहे याद हो या ना हो, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो अपने आप ही निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। तापमान को मापने की मानक इकाई यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है केल्विन, ऑप्शन नंबर बी कहता है फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी कहता है डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन नंबर डी कहता है पास्कल। ठीक है, तो यहाँ पे तापमान का पूछा गया है, तो तापमान की मानक इकाई क्या है, हम सभी जानते हैं डिग्री सेल्सियस जो है ये इसकी मानक जो है वो इकाई है। बाकी पास्कल हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, तो आप कहेंगे दाब यानी कि प्रेशर के लिए। ठीक है, और चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 अपने स्क्रीन पे पूछा गया है कि डिग्री सेल्सियस पैमाना का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन देख लेते हैं, गैलीलियो गैलीली, एंडर्स सेल्सियस,
आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है, आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, डिग्री सेल्सियस और एंडर्स सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ने इसका जो है वो इन्वेंट किया, आविष्कार किया, और ये इसका सही उत्तर है। सवाल नंबर 27 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। जल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है आपका, जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, या फिर 32 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो पानी है, जो आपका जल है, यानी कि जो वाटर है, वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका जम जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, तो आप कहेंगे उबल जाएगा, है ना। सवाल नंबर 27 देखिए क्वेश्चन भी आ गया। पूछा गया इसमें कि जल जो है, पानी, वो कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो जाता है, उबल जाता है। तो अभी जस्ट मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही इसका आंसर बता दिया था, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो बॉईल होने लग जाता है। सवाल नंबर 29 देखेंगे। शहरों का तापमान गांव की तुलना में अधिक क्यों होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। क्योंकि शहरों में पेड़ अधिक होते हैं, तो भाई ये बात गलत है, गांव में पेड़ ज्यादा होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, एस्फाल्ट की जो सड़कें हैं और जो कंक्रीट की इमारतें हैं, वो ऊष्मा को सोख लेता है। तो देखेंगे अगला ऑप्शन, शहरों में हवा तेज चलती है, तो ये बात गलत है। और शहरों में बारिश कम होती है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है। क्या कह रहा है कि असफाल्ट की जो सड़कें होती हैं, यानी कि जो रोड होती हैं, और कंक्रीट की जो इमारतें होती हैं, वो क्या कर लेती हैं, तो आप कहेंगे ये क्या होती हैं, तो ऊष्मा को सोख लेती हैं, जिस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो जो क्वेश्चन आपको आए वो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। जो ना आए उसको आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलेंगे सवाल नंबर 30 को देखेंगे अपने स्क्रीन पे। तापमान मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, बैरोमीटर, थर्मामीटर, रेन गेज, या फिर एनीमोमीटर। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, जो यहाँ पे पूछा गया है आपका, यहाँ पे पूछा गया है आपका किस बारे में, तो यहाँ पे तापमान के लिए पूछा गया है। तो ये जो आपका बैरोमीटर है, इसका क्या काम है, तो जो आपका बैरोमीटर है ये क्या करता है, तो ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है, यानी कि वायुमंडल के दबाव को मापता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वायुमंडल दबाव को कौन मापता है, तो आप कहेंगे यहाँ पे बैरोमीटर मापता है। थर्मामीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पे तापमान मापते हैं। ठीक है, बात करेंगे हम लोग रेन गेज की, तो ये वर्षा कितनी हुई है इसको मापता है। और यहाँ पे एनीमोमीटर, अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, यहाँ पे जो एनीमोमीटर है ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है, तो ये जो आपका हवा है, हवा की कितनी स्पीड है, इसके लिए हम लोग एनीमोमीटर को यहाँ पे जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 अपने स्क्रीन पे पूछा गया, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए, गुरुत्वाकर्षण, वायु दाब, जल दाब, या फिर पवन। तो पृथ्वी की सतह पर हवा जब प्रेशर लगाती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, वायु द्वारा लगाया गया दाब, एयर प्रेशर के नाम से जानते हैं, वायु दाब के नाम से जानते हैं। तो देखते ही देखते हमने 31 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। सारे क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, टॉपिक वाइज सिलेक्ट किए गए हैं, जिसका मोटिव आपका कंप्लीट एनसीईआरटी रिवीजन होने वाला है। कोई भी टॉपिक और किसी भी प्रकार का सवाल जो एसएसटी सीटेट पेपर नंबर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आपको एनसीईआरटी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस क्लास को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ध्यान से चीजों को क्लियर करना है। ठीक है, और देखेंगे हम लोग अगला सवाल, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 अपने स्क्रीन पे पूछा गया है कि समुद्र का जो स्तर होता है, यानी कि जो आपका सी लेवल होता है, उस पे वायु दाब कैसा होता है? ऑप्शन देखते हैं, सबसे कम, शून्य, सबसे अधिक, या फिर मीडियम। तो जो आपका सी लेवल है, इस पे वायु का दाब सबसे ज्यादा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मैक्सिमम होता है। अगला सवाल देखेंगे, जैसे जैसे वायुमंडल में हम लोग ऊपर आते हैं, तो वायु दाब में क्या परिवर्तन होता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस देखेंगे, तेजी से बढ़ता है, समान रहता है,
तेजी से घटता है या फिर पहले गिरता है फिर बढ़ता है। तो देखिए जैसे जैसे हम लोग वायुमंडल में ऊपर आते जाएंगे तो यहाँ पे जो है गैस क्या होती जाएंगी, आप कहेंगे गर्म होती जाएंगी। तो जब हवा जो है जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं हवा आपकी क्या होती है, गर्म होती जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा कि तेजी से वायु दाब घटता है। जो भारी हवा होती है वो भारी जो हवा होती है, जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है और वो वायु दाब बढ़ाती है, जबकि जो गर्म हवा होती है वो हल्की है और जब हल्की है तो यहाँ का जो दाब है वो घट जाता है। ठीक है, बस इस चीज को समझना है। बाकी हम चलते हैं सवाल नंबर 34 की ओर। वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हाइग्रोमीटर और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आपका एनीमोमीटर। तो ये जो आपका वायु दाब मापने का जो आपका है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो वायु दाब के लिए हम लोग बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, अभी जस्ट बताया है, जिसको हम लोग वायु दाब मापी के नाम से भी जानते हैं। थर्मामीटर से हम लोग तापमान मापते हैं। हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो इससे हम लोग आर्द्रता मापते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एनीमोमीटर से अभी हमने आपको जस्ट बता दिया था। तो चारों ऑप्शन अब आपके क्लियर होने चाहिए। बाकी हम चलेंगे सवाल नंबर 35 की ओर। जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है वहां वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, इससे कौन सा क्षेत्र बनता है? तो अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसका समझा दिया था कॉन्सेप्ट कि जब तापमान ज्यादा होगा तो हवा जो है वो हल्की होगी और जब हल्की होगी तो ऊपर उठेगी, और गर्म हवा हल्की होती है और दाब कम होता है, यानी कि लो प्रेशर बनाता है, निम्न दाब का क्षेत्र बनाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है। जबकि अगर तापमान कम होगा तो वायु क्या होगी, भारी होगी, भारी होगी तो वायु दाब कैसा होगा, ज्यादा होगा। 36 नंबर का सवाल देखेंगे। निम्न वायु दाब यानी कि लो प्रेशर किस प्रकार के मौसम से जुड़ा हुआ होता है? देखिए क्वेश्चन पूछने के कई सारे तरीके हैं और कॉन्सेप्ट सबका एक ही है, वायु दाब। तो अगर आप वायु दाब समझ गए होंगे तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। पूछा गया है निम्न वायु दाब जो है वो किस प्रकार के मौसम से जुड़ा हुआ है, यानी कि लो प्रेशर है। वायु दाब कैसा है? तो ये आपका कैसा है, लो प्रेशर है। तो ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो आप देखेंगे ऑप्शंस, साफ और धूप वाला आसमान, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे बादल युक्त आसमान और नम मौसम, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे ठंडी और सूखी वायु और ऑप्शन नंबर डी देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे लो प्रेशर है, निम्न वायु दाब है। तो जब लो प्रेशर है तो हवा क्या करेगी, ऊपर उठेगी, है ना, गर्म होगी और हवा क्या करेगी, ऊपर उठेगी। जब हवा ऊपर होके गर्म होके ऊपर उठेगी तो ये बादल बनेगा और बादल बन के कहाँ होगा, नीचे बारिश होगी। तो कैसा मौसम हो गया होगा, आप कहेंगे बादल छा गए होंगे आसमान में और मौसम में नमी छा गई होगी, आर्द्रता आ गई होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से समझना है। तो ये समझने की कोशिश करनी है कि पूछा क्या जा रहा है, उस हिसाब से हम लोग इनको जवाब देंगे। सवाल नंबर 37 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी और भारी होती है, जो नीचे बैठकर कौन सा क्षेत्र बनाती है? ये देखिए ठंडी वायु वाला भी क्वेश्चन पूछ ही लिया आखिरकार आपसे। तो ऑफ कोर्स हम सभी जानते हैं यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा, यानी कि उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा। सवाल नंबर 38 देखेंगे। उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर किस प्रकार के मौसम से जुड़ा हुआ है? तो अभी हमने क्लियर किया, अगर हाई प्रेशर होगा, उच्च दाब होगा तो आपकी भारी वर्षा वाली जो है वो सिचुएशन होगी। सवाल नंबर देखेंगे 39 अपने स्क्रीन पे। वायु हमेशा किस दिशा में गमन करती है? ऑप्शन देखिए, निम्न दाब से उच्च दाब, या फिर उच्च दाब से निम्न दाब, या फिर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, या फिर केवल पूर्व से पश्चिम। तो आपकी जो हवा है यानी कि जो विंड है वो हमेशा हाई प्रेशर से क्या करता है, लो प्रेशर की ओर मूव करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। देखते ही देखते हम 40वें नंबर के क्वेश्चन पे पहुंच गए और सवाल नंबर 40 कहता है हमसे, अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर विशेष सुरक्षित हवा से भरे स्पेस सूट क्यों पहनने पड़ते हैं? ऑप्शन देखिए, क्योंकि वहां बहुत ठंड होती है,
या फिर ऑप्शन नंबर बी है क्योंकि वहां हवा नहीं है और वायु दाब शून्य है। ऑप्शन नंबर सी कहता है गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है और ऑप्शन नंबर डी कहता है सूर्य की किरणों से बचाने के लिए। तो भाई यहाँ पे हम लोग क्यों स्पेस सूट पहनते हैं, क्योंकि वहां पे हवा ही नहीं है और वायु दाब कैसा है, 0 है। और जहाँ वायु दाब 0 है वहां पे हमारे क्या हो सकती है, हमारे शरीर की, हमारे बॉडी की जो रक्त शिराएं हैं वो फट सकती हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेस सूट पहन के रखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 41 देखेंगे। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को क्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझना चाहिए। यहाँ पे एक होता है हवा, ठीक है, और एक होता है आपका पवन। पवन का मतलब होता है विंड और हवा का मतलब होता है एयर। एयर का मतलब हवा जो हम देख नहीं सकते, लेकिन जब यही हवा गति करने लग जाती है, उड़ने लग जाती है, तो हम लोग उसको विंड कह देते हैं, पवन कह देते हैं। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि जो हवा है वो आपका उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करता है। तो अब आप समझ गए होंगे ऑप्शन कौन सा है इसमें से। ऑप्शन नंबर ए कहता है तूफान, ऑप्शन नंबर बी कहता है चक्रवात, ऑप्शन नंबर सी कहता है पवन और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका आर्द्रता। जो हवा है वो हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है और इसको हम लोग पवन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 42 देखेंगे। पवनें मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन देखते हैं 2, 3, 4 और 5। तो जो हवा है यानी कि जो विंड है यानी कि जो पवन है वो कुल 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले वाले को हम लोग कहते हैं स्थायी, जो साल भर चलती रहती है। दूसरी है मौसमी, जो मौसम के हिसाब से चलती है। और तीसरी है स्थानीय, जो कि किसी पर्टिकुलर स्थान में बहती है। ठीक है, तो 3 तरह की हवाएं हैं और ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें ये किस प्रकार की पवनें हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। स्थानीय पवनें, ऑप्शन नंबर बी कहता है मौसमी पवनें, ऑप्शन नंबर सी कहता है स्थायी पवनें और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका चक्रवाती पवनें। तो ये आपका परमानेंट विंड है यानी कि स्थायी पवन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। भारत में मानसूनी पवनें किस प्रकार की पवनों का उदाहरण है। ऑप्शंस देख लीजिए। अस्थायी पवनें, ऑप्शन नंबर बी कहता है स्थानीय पवनें, ऑप्शन नंबर सी कहता है यहाँ पे मौसमी पवनें और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका व्यापारिक पवनें। तो नाम से स्पष्ट है, मानसून पवन यानी कि मौसम बदलने से हुआ, सीजन चेंज होने से हुआ, यानी कि इसको हम लोग मौसमी पवन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। किसी छोटे क्षेत्र में या फिर वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए। स्थायी पवनें, स्थानीय पवनें, मौसमी पवनें या फिर भूमंडलीय पवनें। तो ये जो छोटे क्षेत्र में जो हवा चलती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग स्थानीय पवनें यानी कि लोकल विंड के नाम से जानते हैं। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की। सवाल नंबर 46 कहता है उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मियों में चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय पवन को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है यहाँ पे आपका चिनूक, ऑप्शन नंबर बी कहता है मिस्ट्रल, ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका यहाँ पे बोला गया है लू और ऑप्शन नंबर डी कहता है सिरोको। ठीक है, तो आपका अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे चिनूक की, ये जो चिनूक है आपका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका में होता है। नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाला जो आपका हॉट और ड्राई विंड है यानी कि गर्म और सूखी हवा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चिनूक कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ यहाँ पे मिस्ट्रल की, तो मिस्ट्रल की अगर मैं बात करूँ तो ये फ्रांस में बहती है और ये भी आपको ध्यान रखना है, फ्रांस में क्या होती है, मिस्ट्रल बहता है और ये जो है आपकी क्या है, ठंडी स्थानीय पवन है। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ लू की, तो ये क्या है आपका गर्म पवन है, शुष्क है और यही इसका जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका लास्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। बाकी अगर मैं बात करती हूँ सिरोको, तो ये जो सिरोको है ये क्या है, तो सिरोको भी आपका एक प्रकार का क्या है, पवन है। ठीक है, तो ये सारे जो है आपको ध्यान रखना है और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर।
सवाल नंबर 47 अपने स्क्रीन पे, वायु में किसी भी समय मौजूद जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर की मात्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शंस देख लीजिए, वाष्पीकरण, संघनन, आर्द्रता या फिर वर्षण। तो वायु में जो वाटर वेपर मौजूद होता है इसको हम लोग आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। सवाल नंबर 48 देखेंगे, जब जल वाष्प यानी कि यही जो ड्रॉप्स हैं ऊपर उठता है तो ठंडा होकर पानी की बूंदों में बदल जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर बी है संघनन, ऑप्शन नंबर सी है वर्षण और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऊर्ध्वपातन। तो इसको हम लोग संघनन कहते हैं यानी कि कंडेंसेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 ऑन द स्क्रीन, वर्षा यानी कि जो आपका रेनफॉल है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? ऑप्शंस देख लेंगे, 2, 3, 4 या फिर 5। तो ये जो आपका रेन है, वर्षा है, रेनफॉल है, ये आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका संवहनीय वर्षा, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपका पहला प्रकार है। दूसरा है आपका पर्वतीय वर्षा और तीसरा है आपका चक्रवाती वर्षा। तो 3 प्रकार के रेनफॉल के प्रकार हैं और तीनों प्रकार आपको ध्यान रखने हैं। और आज के अंतिम सवाल की चर्चा करेंगे। पूछा गया है, जब गर्म और ठंडी वायु राशियां आपस में मिलती हैं तो किस प्रकार की वर्षा होती है? ऑप्शन देखिए, पर्वतीय वर्षा, ऑप्शन नंबर बी है संवहनीय वर्षा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है चक्रवाती वर्षा और ऑप्शन नंबर डी है आपका अम्लीय वर्षा। तो जब गर्म और ठंडी हवाएं बहती हैं तो यहाँ पे चक्रवाती वर्षा इसको हम लोग कहते हैं, यानी कि साइक्लोनिक रेन को इसको हम लोग इस नाम से जाना जाता है। तो ये 14 क्लास के टोटल 50 क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट होते हैं और वायुमंडल टॉपिक भी साथ के साथ यहीं पे कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ हम लोग क्लास को यहीं एंड करते हैं। मैं जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर बटन भी दबा देना। तो इसी के साथ थैंक यू।